वेल हाय बच्चा पार्टी। तो यार अभी जो हमारी मुलाकात है वो है प्रोबेबिलिटी के फाइनल पार्ट यानी कि बेस थ्योरम को लेकर। बेस थ्योरम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको हमारी इस छोटी सी मुलाकात में बताऊंगा, छोटी सी जर्नी में सिखाऊंगा। और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मगर बेस थ्योरम की खास बात क्या है कि ये पहले आउटकम बताती है और फिर एक्सपेरिमेंट पूछती है। मतलब इसको आप रिवर्स प्रोबेबिलिटी या कॉज प्रोबेबिलिटी भी पूछते हैं, कहते हैं। आमतौर पे प्रोबेबिलिटी में होता क्या है कि पहले आपको बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म कर रहे हो और उसके बाद पूछा जाता है कि भैया आउटकम क्या होगा। इस बार क्या है, पहले आपको आउटकम बता दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कौन से एक्सपेरिमेंट से निकला है या किस रास्ते से निकला है। फल पहले बता दिया जाएगा, फिर कर्म पूछा जाएगा। समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या खास बात है। बेस थ्योरम का एक सीधा सा फॉर्मेट है। पहले मैं वो आपको फॉर्मेट समझाता हूं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको पूछा गया है कि इवन एक्सपेरिमेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोवाइडेड आपका आउटकम ए हो। प्रोवाइडेड आपका आउटकम ए हो तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको निकालने का तरीका होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन निकाल लीजिए और प्रोबेबिलिटी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए से, प्रोवाइडेड इवन इवेंट के रास्ते से आपका ए हुआ हो। मतलब आपका जो आउटकम है, ए जो है, ए इज योर आउटकम। तो आउटकम पहले बता दिया गया है, तो आउटकम पता होने की कंडीशन पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है। देखिए आउटकम पता है और फिर आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा जा रहा है। तो आउटकम बता दिया है, अब आपसे पूछा जा रहा है एक्सपेरिमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप कहेंगे पहले उस एक्सपेरिमेंट होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस आउटकम प्रोवाइडेड ये एक्सपेरिमेंट इवन से आया हो, एंड इन द डिनोमिनेटर इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एक्सपेरिमेंट इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एक्सपेरिमेंट E2 into probability of getting outcome A by experiment E2 and so on। जितने भी आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हो, जितने भी आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट N इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम A बाय एक्सपेरिमेंट EN। फॉर्मेट समझ में आया? यही फॉर्मेट किसका है यार? ये फॉर्मेट है आपके बेस थ्योरम का। बेस थ्योरम का, दिस थ्योरम इज कॉल्ड बेस थ्योरम। मुझको लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थ्रोट बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वेदर चेंज काफी ज्यादा है शायद इस वजह से। बट ठीक है यार, हम रुक नहीं सकते, हम थक नहीं सकते, लगे रहना है ना। तो देखते हैं, बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। पहला सवाल, मैं आपके पास 5 प्रोबेबल सवाल लेकर आया हूं, सारे ही एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं और प्रोबेबिलिटी में मैं बोलता भी आया हूं। नंबर 1 बात, फील लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझको लगता है कि बेस थ्योरम कहता क्या है, फॉर्मेट क्या है, समझ में आ गया होगा। फील दिलाता हूं मैं अभी। नंबर 2 बात, एग्जाम्पल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू एक्सरसाइज क्वेश्चन। पिछले कुछ पार्ट्स में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे भी एम्फसाइज किया है, पर अभी हम मेजरली एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। कुछ सवाल मैं आपको एनसीईआरटी से करने के लिए भी दूंगा, तो जो सवाल मैं दूं उसे कर लेना यार। एक और इंपॉर्टेंट दिन बाकी है आपके पास, तो ये सारी चीजें करते रहना, ठीक है। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। तो और दूसरा बैग 2 है, वो कंटेन कर रहा है 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं छोटी छोटी चीजें ना लिखता जाता हूं जो जरूरत पड़ने वाली है। शेयर, आपके पास 2 बैग है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 कितनी है कि आप बैग 1 को चुनेंगे 1/2, एंड दैट विल बी सेम एज सेलेक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2। बैग 1 को चुनने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है यार, दो में से एक बैग को चुनना है, इक्वली लाइकली है। बैग 2 को चुनने की प्रोबेबिलिटी भी, सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि बैग 1 में ना 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फ्रॉम बैग 1, ये कितनी है यार? तो ये 3 है रेड बॉल, लेकिन बैग 1 चुन चुके हो, तो टोटल बैग 1 में कितने हैं? 3 + 4 7। एंड ब्लैक की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड आप ब्लैक 1 चुके हो, बैग 1 चुन चुके हो, तो ये 4/7 आएगा। सिमिलरली बैग 2 के लिए आप बोलेंगे उसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है, 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है,
तो रेड की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए प्रोवाइडेड आप बैक टू चुन चुके हो। रेड की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइडेड फ्रॉम बैक टू, तो बैक टू में से रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/5 + 6 यानी कि 5/11 आ गया। और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो आप कहेंगे 6/11, 6/11। ठीक है भाई, तो 6 क्योंकि टोटल थे 11 उसमें से 6 को आप चुन सकते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। वो रेड है, ये आपको बता दिया गया, वो रेड है आपको बता दिया गया। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो आपको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि वो बैग 2 से निकाला गया है प्रोवाइडेड वो रेड है, ये बता दिया गया, यानी आउटकम आपको पता है। देखो आउटकम आपको पता है कि वो क्या है, रेड है। फील आ रही है समझ में? आउटकम पता है कि वो रेड है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, फॉर्मेट तो वही रहेगा कि आप पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 निकाल लेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्रोवाइडेड B2 हैज बीन सिलेक्टेड एंड इन द डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैक B1 into probability of red provided B1 has been selected plus probability of selecting the back B2 into probability of getting a red ball provided B2 has been selected. Getting the idea? फॉर्मेट समझ में आ रहा है क्या करना है? तो आप बोलेंगे कि बैग 2 को सेलेक्ट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है बॉस 1/2। रेड को बैग 2 में से चुनने की कितनी प्रोबेबिलिटी है यार 5/11। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा 1/2 और रेड को बॉल बैग 1 में से चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है 3/7 प्लस फिर ये वाली टर्म तो न्यूमरेटर जैसी है, एक टर्म तो न्यूमरेटर वाली रिपीट होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 और रेड को B2 में से चुनने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 5/11। आई थिंक कैलकुलेशन करना आपके बाएं हाथ का खेल है, तो यार अब मैथ्स का बोर्ड एग्जाम अपीयर कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी है, मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूं सो दैट तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। मुद्दा कैलकुलेशन सीखने का नहीं है, मुद्दा बेस थ्योरम की फील लेने का है यार। समझ में आई बात है ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। ऑलराइट, आई बिलीव एज पर माय सजेशन आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर रहे हैं अगले सवाल की। ये कह रहा है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 एंड 3। 3 बॉक्सेस हैं, आइडेंटिकल शब्द का प्रयोग हुआ है। आइडेंटिकल मतलब तुमको नहीं पता कौन सा है, किसी को भी चुनने की कोशिश करोगे तो उसके इक्वली लाइकली आउटकम्स है, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1/3, 1/3 तीनों बैग्स के सेलेक्ट होने की। तो आप बोलेंगे सबसे पहले यहां पर हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बॉक्सेस हैं, तो बॉक्स 1 is equal to probability of selecting box 2 is equal to probability of selecting box 3, that is कितना यार 1/3, 1/3, 1/3। अब आपसे कहा जा रहा है each containing 2 coins, सब में 2-2 coins हैं यार। बैग 1 में आपके पास दोनों ही कॉइन गोल्ड कॉइन्स हैं, 2 गोल्ड कॉइन्स। बैग 2 में आपके पास दोनों सिल्वर कॉइन्स हैं, 2 सिल्वर कॉइन्स। तो मतलब गोल्ड एंड सिल्वर का खेल है यार। और बैग 3 में मुझको लगता है एक गोल्ड और एक सिल्वर होना चाहिए, फिर पैटर्न तो यही कहता है। बैग 3 देयर इज 1 गोल्ड, देखो यही है 1 गोल्ड कॉइन 1 सिल्वर कॉइन। ऑलराइट, इससे पहले कि मैं आगे की कहानी पढ़ूं मैं एक बार मन में ना सारी प्रोबेबिलिटीज दौड़ा लेता हूं, सारी प्रोबेबिलिटीज दौड़ा लेता हूं। देखिए ठीक है, तो देखते हैं एक बार। मैं बोलूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग गोल्ड प्रोवाइडेड B1 हैज बीन सेलेक्टेड, तो आप कहेंगे टोटल कितने कॉइन्स हैं 2 और उसमें से गोल्ड कॉइन कितने हैं 2, तो 2/2 यानी कि 1 होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बैग 1 ये 0 होगा यार, क्योंकि बैग 1 में सिल्वर कॉइन है ही नहीं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बैग 2 ये 0 होगा, क्योंकि बैग 2 में गोल्ड कॉइन है ही नहीं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिल्वर कॉइन फ्रॉम बैग 2 ये 1 होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही सिल्वर कॉइन है, तो 2/2 1 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बैग 3 ये 1/2 होगा एंड दैट विल बी सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सिल्वर कॉइन फ्रॉम बैग 3। बैग 3 अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें तो एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, तो यार दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 है। इजी। क्या इनमें से क्या सी चीज पूछी गई है सर? हमको नहीं पता, हमको प्रोबेबिलिटी आती थी, इतनी समझ में आती थी, हमने सब कर दिया।
यार बेस थ्योरम पढ़ने से पहले ना तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ये सब पढ़ना तुमको बहुत ज्यादा जरूरी है यार, ठीक है ना। तो अगर आप में से किसी ने भी ये ना पढ़ाई की हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ड्राइव लिंक अटैच्ड है क्लास नोट्स के लिए, टेलीग्राम लिंक अटैच्ड है इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, सारा मामला आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के जिनको आपको सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए उनकी भी लिंक्स अटैच्ड है, तो उन पे क्लिक करके यार देखना जरूर। ऑलराइट, कहानी को बढ़ा रहे हैं आगे। इसके बाद बात करनी है किसकी, हाँ अब देखो पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एक बंदे ने, अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। वो एक बॉक्स को चुनता है रैंडमली और एक कॉइन को निकालता है। आपको बताया गया है कि वो गोल्ड कॉइन है और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अदर कॉइन इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। अदर कॉइन इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड का मतलब है कि बैग 1 होने की प्रोबेबिलिटी। तो आपको बैग 1 होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है प्रोवाइडेड आपका एक आउटकम गोल्ड आ चुका हो। तो आउटकम पहले देती है बेस थ्योरम और फिर पूछती है कि एक्सपेरिमेंट कौन सा था या उस आउटकम को आने का पाने का रास्ता कौन सा था। तो वो रास्ता बैग 1 है। कैसे पता बैग 1 है, क्योंकि वो कह रहा है इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड। भाषा को घुमाया गया है, तो पहला कॉइन गोल्ड है तो दूसरा भी गोल्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेसिकली बैग 1 को चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपसे पूछा गया है। तो आप इसे बोलेंगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 into probability of getting a gold coin provided bag 1 has been selected, and in the denominator probability of selecting bag 1 into probability of getting a gold coin provided bag 1 has been selected plus probability of choosing bag 2 into probability of getting a gold coin provided bag 2 has been selected plus probability of selecting bag 3 into probability of getting a gold coin provided bag 3 has been selected. I think the logic is clear to you, है ना, समझ में आ गया होगा। तो देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैग 1 कितना होगा यार 1/3। गोल्ड की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में कितनी है यार, ये तो 1 है। एंड इन द डिनोमिनेटर ये आ जाएगा 1/3 इंटू समथिंग प्लस 1/3 इंटू समथिंग प्लस 1/3 इंटू समथिंग। इस बात को ध्यान से समझिए, गोल्ड की प्रोबेबिलिटी बैग 1 में दोनों ही सिक्के गोल्ड के थे सर 1। गोल्ड की प्रोबेबिलिटी बैग 2 में 0 सर, क्योंकि एक भी सिक्का गोल्ड का था ही नहीं, दोनों सिल्वर थे। और गोल्ड की प्रोबेबिलिटी बैग 3 में, गोल्ड की प्रोबेबिलिटी बैग 3 में हाफ, बिकॉज एक सिक्का सोने का था और एक सिक्का चांदी का। 1 कॉइन वाज ऑफ गोल्ड एंड 1 कॉइन वाज ऑफ सिल्वर। आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर टू यू। उसके बाद कैलकुलेशन करना यार आप मुझसे बेहतर जानते हैं शायद, बट कैलकुलेट कर लेना। मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करा रहा हूं बिकॉज अपना मुद्दा तो फील लेने का था। कैलकुलेशन बहुत आसान है यार, 1/3 1/3 1/3 वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 1/1 प्लस 1/2 यानी 1/3/2 यानी कि आंसर फाइनली 2/3 आना चाहिए। जस्ट चेक फॉर द कैलकुलेशन। बहुत इजी है, पर अपना कंसर्न नहीं है कि मैं तुम्हें कैलकुलेशन में घुमाऊं। अपना कंसर्न है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स को समझें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भाषा को समझें और अल्टीमेटली बेस थ्योरम तक के फॉर्मेट को समझें। ठीक है, आउटकम पहले बताती है और फिर पूछती है एक्सपेरिमेंट कौन सा था। ठीक, ये ऐसे पहचानेंगे कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। वैसे तो 4-5 लैंग्वेजेस ही बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और वो चारों पांचों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। 2 मैं करवा चुका हूं, 2 अब आपको करने को कहूंगा। देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे टाइम पे भी यार ये हमको पता होता था कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना HIV वाला और डॉक्टर्स वाला, ये आना जरूर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट इट फ्रॉम एनसीईआरटी। क्यों एनसीईआरटी सर, आप क्यों नहीं करा रहे? बिकॉज यार मैं फॉर्मेट कई बार समझा चुका हूं। मैं चाहता हूं तुम एनसीईआरटी से देखो तो थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा भी चले और तुमको ना लैंग्वेज लिखनी आ जाए, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में आने की संभावना है। तुम बस इतना करके आओगे ना जितना मैंने किया है तो तुम सब सही कर रहे हो, मगर उसके बाद भी तुमको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, तो ये तो यार नुकसान वाली बात है। तो इसीलिए तुमको भाषा देखनी है, लैंग्वेज, लैंग्वेज, फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑल्सो, फोकस ऑन लैंग्वेज ऑल्सो, फोकस ऑन लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। कोई व्हाट्सएप लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेगा यार, ठीक है ना। ठीक, बोर्ड एग्जाम है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इन अ फैक्ट्री, ये भी सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। सेम विद दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी कहां से करोगे आप, एनसीईआरटी से करोगे, डू फ्रॉम एनसीईआरटी। और एक सवाल मैं और कराऊंगा आपको, ठीक है, वो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसमें एक और बार फील ले लेते हैं ताकि रिव्यू हो जाएगा, उसी के साथ बेस थ्योरम की मुलाकात खत्म। ठीक, देखिए, अ मैन इज नोन, इंटरेस्टिंग सवाल है।
अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times। भाई ऐसा देखा गया है कि एक आदमी जो है वो 4 में से 3 बार सच बोलता है, तो एक बार झूठ भी बोलता है। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेइंग ट्रूथ, ट्रूथ, ठीक है ना, कि वो सही बोल रहा है। तो अगर वो सही बोल रहा है ट्रूथ, तो आप बोलेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times, तो 3/4 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेइंग फॉल्स क्या होगा यार, वो 1/4 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 3 बार अगर सच बोल रहा है तो एक बार झूठ बोल रहा होगा, 3 बार सच बोल रहा है तो एक बार झूठ बोल रहा होगा। He throws a die and reports that it is a 6। तो देखो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 1/6 होता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 6, नॉट 6, 5/6 होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बताया जा रहा है कि वो 6 है, बताया जा रहा है कि वो 6 है, उसके बाद ये बताना है कि वो एक्चुअली 6 है। एक्चुअली 6 का मतलब उससे सच बोलने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। एक्चुअली 6 का मतलब उससे सच बोलने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। तो बताओ ट्रू बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ट्रू बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोवाइडेड वो 6 आ चुका है, प्रोवाइडेड वो 6 आ चुका है। सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोवाइडेड बोला जा गया है कि वो 6 रिपोर्टिंग है। तो आप बोलोगे ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ, देखो फॉर्मेट में फिर से मैच कराता हूं आपको। जब भी आप इवन बाय ए लिखते थे, जैसे मैं इवन की टर्म्स में दिखाता हूं आपको, ये लिखा था ना इवन B1। देखो जब भी आप इवन बाय ए लिखते थे तो ये पी इवन से मल्टीप्लाई होता था डॉट पी ए बाय इवन, यानी जब भी आप पी ट्रू बाय 6 लिखेंगे तो ये पी ट्रू से मल्टीप्लाई होगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 गेटिंग अ 6 प्रोवाइडेड वो सच बोल रहा हो, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 बाय प्रोवाइडेड वो सच बोल रहा हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 व्हेन ही इज सेइंग फॉल्स, जब वो झूठ बोल रहा है। ऐसा तो आप बोलेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू, बस आप वैल्यूज डाल दो यार, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। फील आ गया, फील आ गया भाई। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है यार पूरा का पूरा बेस थ्योरम का डिस्कशन। चुपचाप वैल्यूज डाल देंगे उठा के, काम हो जाएगा यार। ठीक है, तो इसी के साथ बेस थ्योरम का डिस्कशन खत्म होता है। फिर भी मेरा सजेशन रहेगा एनसीईआरटी से एग्जांपल नंबर 21 को जरूर देखना, लैंग्वेज पे फोकस करना, प्रेजेंटेशन डिस्क्रिप्शन सब समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। एंड ओवरऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल कि आपका फाइनली बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिलेबस हो गया है खत्म। जितने सवाल मैंने कराए हैं, जितने सवाल मैंने खुद से करने के लिए बोले हैं, सभी सवालों को प्रॉपरली देख के तरीके से अपने हाथ से करके जाना। रट्टा मारने की कोशिश मत करना यार, मैथ्स का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है। कोई व्हाट्सएप लैंग्वेज का इस्तेमाल, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा। जितना आता है शांत मन से उसे पूरे तरीके से लिखने की कोशिश करना। ऑलराइट बच्चों, सो ऑल द बेस्ट। जल्दी मुलाकात होगी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कोर्सेज के साथ। ठीक है, हेल्थ थोड़ी सी इफेक्टेड थी बीच में, गला बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा यार, वेदर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता है यहाँ पे। इस चक्कर में जो प्लान किया था उसके हिसाब से सारी चीजों को मैप नहीं कर पाए, पर समय रहते कोर्स हमने बहुत इफेक्टिवली खत्म किया, राइट। और कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे जिस कारणवश मैं पढ़ रहा था कि सर बच्चे कह रहे थे आप लाइव क्यों नहीं आते। तो यार लाइव आने में कई परेशानी ये हो जाती है कि कई बार आपसे बात करने में, आपको बताने के इंडिविजुअल केटरिंग के चलते कोर्स इफेक्टिव नहीं बन पाता। दूसरा यार लाइट चली जाती है समटाइम्स बीच में, या नेट कनेक्टिविटी इशू होता है तो फिर वो सेशन पूरा का पूरा खराब ही हो जाता है। तीसरा यार हम सबकी ना पेस ऑफ लर्निंग बहुत अलग है, तो उस पेस ऑफ लर्निंग अलग है, तो जो फास्ट सुन पाता है उसको फास्ट स्पीड पे सुन लेना चाहिए, जो आराम आराम से सुनना चाहता है, रिमाइंड करके सुनना चाहता है, उसको रिमाइंड करके सुनना चाहिए। यूट्यूब इस सारे ऑप्शन आपको अलाउ तो करता ही है, बट ऑब्वियसली लाइव में नहीं करता है ना। तो इन सभी चीजों को देखते हुए कि आपके लिए क्या ज्यादा बेनिफिट करेगा, हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। होपफुली आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो खुद भी पढ़िए और अपने बाकी दोस्तों तक भी यार पहुंचाइए, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी नहीं है, ये उन सभी बच्चों के लिए होगा यार जो तहे दिल से मेहनत करना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं। तो अच्छा सफर रहा मेरा आप लोगों के साथ। काफी सालों बाद मैथ से रूबरू हुआ मैं आप लोगों की हेल्प करने के चलते। ठीक है, मैंने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश की ही है।
इसके अलावा भी आप मुझसे कोई भी फिजिक्स या मैथ्स का, स्पेशली फिजिक्स का टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे उस फिजिक्स का नाम बाय अभिलाष सर या अभिलाष झा सर लिख सकते हैं। आपको काफी कुछ देखने और सीखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं। ऑलराइट बच्चों, होपफुली बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप सभी लोगों से दोबारा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में ना अपना एफर्ट देना कभी मत छोड़ना यार। एफर्ट्स हमेशा काउंट होते हैं। और अंत में मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं, मेहनत करते चलो, रुकना नहीं है और थकना भी नहीं है। बाय बाय।